नमस्कार प्यारे मित्रों एवं बच्चों। सर्वप्रथम YouTube के इस शैक्षणिक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भारतीय भाषाओं में राम पर बनाए गए वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया अत्यंत सराहनीय रही और मुझे आगे और वीडियो बनाने की प्रेरणा देती रही। इसी श्रृंखला की कड़ी में आज हम BA, BSc, BCom, BHSC प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम जिसका नाम भाषा और संस्कृति है के प्रथम इकाई के प्रथम शीर्षक मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व और कृतित्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। इस शीर्षक को हम 3 भागों में पूर्ण करेंगे। प्रथम वीडियो में मैथिली शरण गुप्त का व्यक्तित्व और कृतित्व देखेंगे। दूसरे वीडियो में उनकी कविता मातृभूमि पर हम संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे और अंतिम वीडियो में मैथिली शरण गुप्त उनकी कविता मातृभूमि पर एक संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हीं की एक पंक्ति से शुरुआत करते हैं कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। अर्थात भगवान राम के व्यक्तित्व में उन समस्त गुणों का समावेश है जिसका अध्ययन करने के उपरांत एक सामान्य व्यक्ति भी कवि बनने की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाता है। हिंदी साहित्य में राष्ट्र कवि और दद्दा के नाम से सुविख्यात मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। तो इसको हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म, इनका जो जन्म समय है वो 3 अगस्त 1886 ईस्वी है। 3 अगस्त 1886 ईस्वी। जन्म स्थान, अगर हम जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान है चिरगांव नामक स्थान है, झांसी जिला है और प्रदेश उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। तो परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पिछली बार की परीक्षा में आया हुआ है कि चिरगांव किसके जन्मस्थली के रूप में विख्यात है। तो आप अगर इसको देख रहे हैं तो इससे आप इस प्रश्न को बड़े आसानी से आसान कर सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। दूसरी बात है कि इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था और इनकी माता का नाम काशीबाई था। इनकी माता का नाम काशीबाई था। इनकी माता का नाम काशीबाई था। माता पिता दोनों लोग वैष्णव भक्त थे। राम भक्ति का जो प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त को मिली वो कहीं न कहीं माता पिता के इसी वैष्णव भक्ति की संस्कारों के रूप में परिणित हुई। मैथिली शरण गुप्त जब छोटे थे तो उनकी प्राथमिक शिक्षा चिरगांव के एक प्राथमिक पाठशाला में हुई। माध्यमिक और आगे की शिक्षा के लिए चिरगांव से निकालकर उनको झांसी के एक विद्यालय में भेज दिया जाता है। वहां कुछ समय तक मैथिली शरण गुप्त अध्ययन करते हैं, लेकिन उनका मन थोड़ा पढ़ाई की तरफ कम लगता है। सांस्कृतिक गोष्ठियों और सभाओं में उनकी रुचि ज्यादा दिखाई देती है। यह बात जब उनके पिताजी को पता चलती है तो पिताजी उनको वापस चिरगांव बुला लेते हैं और स्वाध्याय के माध्यम से ही मैथिली शरण गुप्त ने अन्य भाषाओं का भी अध्ययन किया और उसका ज्ञान प्राप्त किया। इसी बीच वो छिटपुट रचनाएं लिखते रहे, लेकिन इसके पश्चात उनके जो गुरु थे, अगर हम देखें उनके गुरु, तो गुरु उनके थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। उनके गुरु का नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी और
एक चीज और है कि इन्हीं महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का जो द्वितीय युग है उसका नाम पड़ता है द्विवेदी युग, और मैथिली शरण गुप्त उसी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। इसी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि यानी मुखिया कवि हैं, सबसे प्रमुख कवि हैं। अकेले मात्र मैथिली शरण गुप्त को पढ़ लिया जाए तो पूरा आपको द्विवेदी युग समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास की थोड़ी चर्चा करें तो पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांट दिया जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल को कई भागों में बांट दिया जाता है। पहले युग का नाम है भारतेंद्र युग, दूसरे युग का नाम है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद, फिर है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, फिर साठोत्तरी कविता, और जो आधुनिक समय की कविता है उसको हम समकालीन कविता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न ये भी बनता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी किस मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। अब उसमें एक प्रश्न और यहाँ बन सकता है, ये जो द्विवेदी युग है इसका समय क्या है? तो जो भारतेंद्र युग का समय है उसका 1857 से 1900 तक माना जाता है, और द्विवेदी युग का समय जो है वो 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। द्विवेदी युग का समय 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना जाता है, और फिर उसके बाद 1918 से लेकर 1936 तक की समय सीमा जो है वो छायावाद में चली जाती है। द्विवेदी युग में 1900 से 1918 में पाई जाती है, और इसी समय 1900 ईस्वी में एक बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका निकलती है सरस्वती। महत्वपूर्ण पत्रिका निकलती है सरस्वती 1900 ईस्वी में, और 1903 ईस्वी में इसके संपादक बनते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते हैं 1903 ईस्वी में कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण रहा कि द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है और सरस्वती पत्रिका कब निकली और उसके संपादक कौन थे। इन्हीं महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य प्रेरणा से प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी में काव्य रचना प्रारंभ की, और उनकी जो हिंदी साहित्य में पहली रचना है वो रंग में भंग है, किंतु एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना उनकी है भारत भारती, जिसके आधार पर इसकी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत विचारों को देख करके आगे चल के महात्मा गांधी ने इसी रचना के आधार पर मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। तो अगर आपकी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को किसने दी, तो महात्मा गांधी ने उनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। इसके बाद उन्होंने रचनाएं लिखनी शुरू की। महात्मा गांधी के दर्शन से वो बहुत प्रभावित रहे और महात्मा गांधी के विचारों से भी बहुत प्रभावित रहे, और उनसे प्रभावित होकर स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और कई बार उन्होंने जेल की भी यात्रा की। इस तरह स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेते हुए और साहित्य सर्जना करते हुए उनका निधन 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हो जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त का निधन कब होता है? 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। तो इनके संबंध में जन्म हो गया, उनका मरण हो गया, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, उनका पढ़ाई में रुचि क्या था, इतनी चीजें हमने देख ली। यहाँ कुछ उनके उपनामों की भी चर्चा की जाती है जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनको और किस उपनाम से जानते हैं? मूल नाम तो उनका मैथिली शरण गुप्त है, लेकिन उनके अन्य नाम भी हैं। उपनामों में सबसे पहले है दद्दा। जब ये राज्यसभा के सांसद थे तो वहां दद्दा के नाम से दरबार लगाया करते थे, तो दद्दा का दरबार बड़ा प्रसिद्ध रहा। और फिर महात्मा गांधी ने इन्हें नाम दिया था राष्ट्र कवि। तो एक उपनाम इनका दद्दा है, दूसरा राष्ट्र कवि है, तीसरा इनको आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग का
तुलसी, क्योंकि इन्होंने साकेत जैसी राम काव्य की बड़ी महत्वपूर्ण रचना लिखी है, इसीलिए इनको आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। तुलसी ने रामचरितमानस लिखी थी और आधुनिक युग की तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। अगर आपने भारतीय भाषाओं में राम का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया था कि राम काव्य से संबंधित साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन थे, मैथिली शरण गुप्त थे। अभी हम उनकी रचनाओं की भी चर्चा करेंगे। दूसरा इनको कहा जाता है, अन्य नामों में है इनका सामंजस्य का कवि, सामंजस्य का कवि भी इनको कहा जाता है। दूसरा, कुछ अन्य नामों से ये कविताएं लिखते थे, जैसे मधुप नाम से बंगला में कविताएं लिखते थे, मधुप नाम से बंगला में कविता लिखते थे। रसिकेंद्र नाम से भी अन्य, रसिकेंद्र भी उनका उपनाम था। एक हरिगीतिका छंद में सर्वाधिक रचनाएं लिखने के कारण इन्हें हरिगीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है। इन्हें हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है, हरिगीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है। इस तरह से इनके जो मुख्य उपनाम हैं वो हमने देख लिए। कौन कौन से? सर्वाधिक प्रमुख नामों में है दद्दा, राष्ट्र कवि, आधुनिक युग का तुलसी, सामंजस्य का कवि, मधुप, रसिकेंद्र, हरिगीतिका छंद का बादशाह और नारी उद्धारक कवि भी इन्हें कहा जाता है, नारी उद्धारक कवि। इनके जो गुरु थे, मैथिली शरण गुप्त के जो गुरु थे, अभी हमने आपसे चर्चा की कि उनके गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी था। 1907 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा था, कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता, जिसमें उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया था कि हमारे परंपरागत शास्त्रों में जो उपेक्षित महिला पात्र रह गई हैं, जिन पर अभी तक कलम नहीं चलाई गई है, उस पर भी हमारे कवियों को लेखनी चलानी चाहिए। उन उपेक्षित पात्रों में जैसे सर्वाधिक प्रमुख पात्र रही कैकेयी, उर्मिला, मंथरा, यशोधरा, विष्णुप्रिया, कि इनके जो पति लोग हैं वो तो बड़े महान पुरुष बन गए, लेकिन उनके बाद इनकी क्या स्थितियां निर्मित हुई इसका किसी रचनाओं में उल्लेख नहीं हुआ। तो चूंकि गुरु ने ऐसा प्रयास किया कि इन लोगों पर भी लेखनी चलाई जाए, तो आगे चलकर मैथिली शरण गुप्त ने इन लोगों के नाम पे कई रचनाएं लिखी, जैसे साकेत में उर्मिला का विरह और कैकेयी का पश्चाताप जैसे शीर्षक दिखाए हैं। यशोधरा नामक खंड काव्य लिखा है। विष्णु प्रिया नामक रचना लिखी है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रेरणा स्वरूप उन्होंने किया था। अब आज के वीडियो में इनका जो अंतिम चीज है वो देख लेते हैं कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी प्रमुख हैं जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो हम देखेंगे अब उनकी रचनाएं, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। तो इसमें हम अगर उनकी सबसे प्रथम रचना देखें तो वो है रंग में भंग। प्रथम रचना रंग में भंग है, रंग में भंग, जो 1909 में लिखी गई थी, 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। फिर उसके बाद की रचना है जयद्रथ वध है, जयद्रथ वध इनकी एक रचना है जयद्रथ वध, जो कब लिखी गई? 1910 ईस्वी में लिखी गई थी। फिर उसके बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है, जिसके आधार पर इनको राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्धि मिली, वो है भारत भारती। भारत भारती 1912 ईस्वी में है। इसका भी एक कथा मिलती है कि भारत भारती इतनी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रचना थी, तो अंग्रेजों को जब ये बात पता चली कि कोई राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण ऐसी रचना लिखी गई है, तो वो इसको जब्त करने का प्रयास किए, लेकिन किन्हीं कारणों बस वो जब्त नहीं हो पाई। उसकी व्याख्या कुछ दूसरे रूप में कर दी गई थी, इसलिए ये जब्त होने से बच गई थी। अगली इनकी एक प्रमुख रचना है किसान। किसान किसान का समय है 1916 ईस्वी। फिर इनकी एक प्रमुख रचना है पंचवटी। पंचवटी प्रसिद्ध रचना है इनकी 1925 ईस्वी में। और इसके बाद की जो प्रमुख दो रचनाएं हैं वो सर्वाधिक प्रमुख रचना है। तो जो दूसरी प्रमुख रचनाएं हैं उसमें सबसे पहले है
पंचवटी के बाद साकेत, साकेत जो एक राम काव्य परंपरा से संबंधित महाकाव्य भी है, उसका समय है 1931 ईस्वी। और एक खंड काव्य रचना है यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी। तो गौतम बुद्ध चले जाते हैं अपने बच्चे और बीवी को छोड़ करके, उसके बाद यशोधरा की क्या मना स्थिति रहती है उसका चित्रण इस में किया गया है। अगली उनकी एक रचना है जय भारत, जय भारत। इसका भी जो रचना समय है वो 1952 ईस्वी है, 1952। और विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया उनकी एक रचना है, विष्णु प्रिया, जिसका समय है 1957 ईस्वी। और इसी से प्रभावित होकर एक रचना वो उर्मिला लिख रहे थे, लेकिन वो क्या रह गई, अपूर्ण रह गई। तो एक रचना उनकी उर्मिला भी है जो अपूर्ण रह गई है। और इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति कविता है झंकार, ये भी है। तो इस तरह से इनकी मैथिली शरण गुप्त की जो मूल रचनाएं या जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी वो आपके इस बोर्ड पे है। रंग में भंग 1909 ईस्वी में है, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में है, भारत भारती 1912 ईस्वी में है, और उसके बाद किसान 1916 ईस्वी में है, पंचवटी 1925 ईस्वी में है, साकेत 1931 ईस्वी में है, जयद्रथ वध 1932 ईस्वी में है, जय भारत 1952 ईस्वी में है, विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी में है, और उर्मिला एक उनकी अपूर्ण रचना है। और एक उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता कौन सी है, झंकार है। इस तरह से इनकी ये काव्य रचनाएं हैं। और ये कौन सी रचना है, मौलिक रचना है, यानी उन्होंने इसको स्वयं लिखा हुआ है, अपनी कल्पना, अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए लिखा है इन रचनाओं को। कुछ रचनाओं को उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किया है। तो जब हम किसी अन्य भाषा से किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो उसको हम कहते हैं अनुदित रचनाएं। तो अभी हमने देखा है मौलिक रचनाएं, अब इनकी कुछ क्या है, अनुदित रचनाएं हैं। ये रचनाएं जो मूल रूप से हैं वो किसी दूसरे भाषा की हैं, उसको मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी भाषा में अनुदित कर दिया है। तो इसमें कौन सी रचना है, सबसे पहले वीरांगना, वीरांगना एक रचना है वीरांगना। दूसरी है स्वप्नवासव दत्ता, स्वप्नवासव दत्ता, स्वप्नवासव दत्ता। तीसरी रचना है प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। और एक रचना है वज्रांगना, विरहणी वज्रांगना, विरहणी, विरहणी वज्रांगना, वज्रांगना, विरहणी वज्रांगना। तो ऐसी रचनाएं हैं जिनका उन्होंने क्या किया है, अन्य भाषाओं से अनुवाद किया है। अब एक चीज उनकी और रह गई कि इनको साहित्य रचनाओं से प्रभावित होकर या प्रसन्न होकर कुछ संस्थाओं ने इनको पुरस्कृत किया था। तो हमको देखना है कि कौन कौन से इनको पुरस्कार मिले हैं। तो एक रचना जो उनकी साकेत थी उस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है, उस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक एक पुरस्कार है, वो इनको प्रदान किया गया था। साकेत नामक रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। एक इनकी साहित्यिक सेवा से प्रभावित होकर एक उपाधि होती है साहित्य में डिलिट, इसको आगरा विश्वविद्यालय ने दिया था। इनकी साहित्यिक सेवाओं से प्रभावित होकर आगरा विश्वविद्यालय ने इनको डिलिट की उपाधि दी थी। बहुत स्कूली शिक्षा इनको नहीं प्राप्त हुई थी, फिर भी बाद में आगरा विश्वविद्यालय इनकी साहित्यिक सेवाओं से प्रभावित होकर के डिलिट की उपाधि देती। दो इनकी बड़ी उपाधियां हैं। 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से विभूषित किया था, पद्म विभूषण। और अगले ही वर्ष 1954 ईस्वी में जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है वो पद्म भूषण भी इनको प्रदान हुआ।
पद्म भूषण। इस तरह से इन्हें ये पारितोषिक प्राप्त हुए, सम्मान प्राप्त हुआ और इनकी साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए इन्हें राज्यसभा में 2 बार, राज्यसभा का 2 बार सदस्य चुना गया था। राज्यसभा का 2 बार सदस्य चुना गया था, सदस्य चुना गया था। राज्यसभा का 2 बार सदस्य चुना गया था। यही जब ये राज्यसभा के सदस्य रूप में सांसद रहे तभी दद्दा का दरबार लगाया करते थे। इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। इस प्रकार पूरा मैथिली शरण गुप्त के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व देखते हुए उन्हीं की पंक्तियों में हम इस क्लास की समाप्ति करना चाहेंगे, जो साकेत में राम कहते हैं कि संदेश मैं यहाँ नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। कि मैं राम भगवान स्वर्ग से चलकर यहाँ उसका संदेश देने नहीं आया हूँ, बल्कि अपने कर्मों, अपने आचरण के माध्यम से इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगे? अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और आगे के वीडियो पाते रहिएगा। अगर बहुत अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।